हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियो में हम देख रहे हैं, हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो तक ये देख लिया था कि कौन कौन से प्रमुख रूप से कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं और उनकी संरचना और उनके कार्य क्या होते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। क्रोमोसोम या गुणसूत्र, जब हम एक यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में केंद्रक के अंदर हमको कुछ थ्रेड लाइक धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती है, जो सामान्यतः उलझे हुए जाल के समान होती है। जब ये उलझे हुए जाल के समान होती है, तब हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन वेव। लेकिन जब यही कोशिका विभाजन में प्रवेश करती है, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री हो, जब यह कोशिका विभाजन में प्रवेश करती है तो यही जाल के जो धागे जैसी संरचनाएं हैं वो छोटे और मोटे हो जाते हैं। इस कारण इनका डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, ये इस तरह के दिखाई देने लग जाते हैं, और तब हम इनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। तो वास्तव में ये क्रोमेटिन जाल गुणसूत्रों का ही बना हुआ है, लेकिन जब ये पतले और लंबे होते हैं तो ये जाल के रूप में होते हैं, और जब ये छोटे और मोटे हो जाते हैं विभाजन के समय, तब ये हमको स्पष्ट रूप से गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है। एक कोशिका में गुणसूत्र का, एक जीव के जीवन में गुणसूत्र का क्या महत्व है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना होता है, आनुवंशिकता होती है, तो आनुवंशिकता का प्रमुख रोल उसमें गुणसूत्रों का होता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र ही जाते हैं। तो गुणसूत्र निश्चित रूप से आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कहलाते हैं, क्योंकि ये लेके जा रहे हैं। हालांकि आनुवंशिक लक्षण गुणसूत्र से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो डीएनए से या जीन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस डीएनए को या उन जीन्स को ले जाने का कार्य गुणसूत्र का होता है। इसलिए हम इनको आनुवंशिकता के वाहक, कैरियर ऑफ हेरिडिटी या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के लिए जाने जा सकते हैं ये गुणसूत्र। तो हम बात करें गुणसूत्र के बारे में, वर्ड शुरू करें तो ये क्रोमोसोम वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है। इसमें एक वर्ड है क्रोम, क्रोम यानी होता है कलर या रंग, और दूसरा वर्ड है सोम, सोम यानी होता है काय। तो रंगीन काय, ये रंगीन काय इसलिए नाम रखा गया, ये नाम क्रोमोसोम वर्ड वाल्डेयर ने दिया था। वाल्डेयर ने इनके अभिरंजन के आधार पर एसिटोकार्बिन से फ्यूलजेन से ये अभिरंजित हो जाते हैं, अभिरंजित होकर के कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, रंगीन संरचना दिखाई देते हैं। उस आधार पर इनका नाम क्रोमोसोम दिया गया था, तो वाल्डेयर ने इनका नाम दिया था। गुणसूत्र की जो खोज है कि हम देखें कि गुणसूत्र को सबसे पहले देखने वाले या खोज करने वाले कौन थे, तो गुणसूत्र को सबसे पहले देखने वाले थे हॉफमिंस्टर। हॉफमिंस्टर ने ट्रेडेंसकेंसिया की जो पोलन मदर सेल होती है, पराग मात्र कोशिका, जिससे परागकणों का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों को सबसे पहले देखा था। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रश्न इस तरह से आता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की, तो हम हॉफमिंस्टर पे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि गुणसूत्र की संरचना हमको सबसे पहले किसने समझाई थी, तो गुणसूत्र की संरचना समझाने में सबसे प्रमुख नाम आता है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमको गुणसूत्र की संरचना समझाई थी। अभी जैसे हमने कहा कि गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। लक्षण आनुवंशिक जो उत्पन्न होता है वो जीन से होता है, जीन डीएनए का पार्ट है, लेकिन कभी भी जीन अकेला या अकेले अकेले अगली पीढ़ी में मूव नहीं करते हैं। गुणसूत्र के साथ, गुणसूत्र में डीएनए होता है, वो डीएनए पूरा का पूरा अगली पीढ़ी में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता के वाहक जो होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं। जितने जीन, जैसे हम कहें कि हर लक्षण के दो जीन हैं, तो निश्चित रूप से वहां दो दो गुणसूत्रों के सेट होते हैं। तो ये जो थ्योरीज है कि आनुवंशिक लक्षण जीन द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन जीन गुणसूत्रों के माध्यम से अगली पीढ़ी में जाते हैं। जितने लक्षण, एक लक्षण के लिए जितने जीन होते हैं उतने ही गुणसूत्रों के सेट भी होते हैं। ये जो सिद्धांत है
ये आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहलाता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरेडिटी, गुणसूत्रीय सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया गया था सट्टन व बावेली द्वारा। तो आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत यही हमको सिखाता है कि लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य गुणसूत्रों का होता है। ये तो कुछ इसके बारे में हमारे ऐतिहासिक बातें या इतिहास के बारे में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम देखें कि एक कोशिका में सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या जीव के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, 46 होते हैं। अगर हम वही गेहूं की बात करें जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्पेल्टा है, तो उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। इसी तरह हम बात करें जैसे ड्रोसोफिला जो आनुवंशिकता में जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। मटर जो मेंडल ने जेनेटिक्स के प्रयोगों में काम में लिया था, पाइसम सेटाइवम, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। ये नंबर हमने बताया, ये नंबर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों की कुल संख्या है। लेकिन एक यहाँ पर गुणसूत्रों में जब हम पढ़ते हैं तो हमको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है प्लॉइडी, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणिता। इस शब्द की जानकारी के बिना गुणसूत्रों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। प्लॉइडी या गुणिता क्या होती है, जिसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे मनुष्य में हम कहेंगे 46 क्रोमोसोम है, तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि 23 पेयर, 23 जोड़े गुणसूत्र है। तो 23 जोड़े गुणसूत्र होने में और 46 गुणसूत्र होने में फर्क हो जाता है। सही शब्द है 23 जोड़े, 23 पेयर। 46 क्रोमोसोम टोटल नंबर ऑफ तो दोनों में 46 है, बट बोलने का फर्क आ जाता है। कैसे आ जाता है कि अगर हम 23 जोड़े गुणसूत्र बोल रहे हैं, दैट मींस वहां पर 23 गुणसूत्र है एक अलग तरह के, और बाकी के 23 उनसे एक एक मिलते जुलते हैं। यानी हर गुणसूत्र सेम रूप में दो बार उपस्थित है। तो वहां पर टोटल ऐसे अलग अलग प्रकार के 46 गुणसूत्र नहीं है, 23 प्रकार के ही गुणसूत्र हैं, वापिस 23 प्रकार के रिपीट हो रहे हैं। तो 23 पेयर। अब ऐसे अगर गुणसूत्र पेयर में पाया जाता है तो हम उस कोशिका को 2n या डिप्लॉइड या द्विगुणित शब्द से जानते हैं। तो 2n या डिप्लॉइड तब बोलते हैं कि यदि कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। अगर यही 46 गुणसूत्र सिंगल होते हैं, एक गुणसूत्र जैसा दोबारा कोई सा भी नहीं होता, तो हम कोशिका को बोलते हैं एन या हैप्लॉइड या त्रिगुणित। ये वर्ड भी यूज करते हैं, सॉरी अगुणित, हैप्लॉइड या अगुणित बोलते हैं। इसी प्रकार अगर गुणसूत्रों के पेयर से ज्यादा एक और बढ़ जाए, 3 गुणसूत्र हो जाए, तो हम कोशिका को बोल देते हैं 3n या ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित। जैसे कि गेहूं है, इसको देखिएगा, ये है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42, लेकिन यहाँ पर जो गुणसूत्र है एक्चुअल जिनके जैसे दूसरे हैं, तो वो गुणसूत्र हैं केवल 7, यानी 7 जैसे बार बार रिपीट हो रहे हैं। 6 सेट गुणसूत्रों के हैं, 7 गुणसूत्रों हैं, उनके 6 सेट हैं, तो ये कोशिका हो गई 6n। तो ट्रिटिकम एस्टिवम को हम 6n या हेक्साप्लॉइड बोलते हैं। तो किसी भी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, त्रिगुणित है, अगुणित है, क्या है वो जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये तो सामान्य जानकारी हुई इसकी गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब गुणसूत्र की हम संरचना की बात करें, अगर हम गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो सबसे पहले इसके आकार को जान लेते हैं। गुणसूत्र का आकार सामान्यतः, जैसे गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन हम सामान्यतः मेटाफेज अवस्था में करते हैं। समसूत्री विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था है उसमें गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक गुणसूत्र का आकार या साइज सामान्यतः 1 से 10 म्यूएम लंबे हो सकते हैं, लेकिन कुछ गुणसूत्र ऐसे भी होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं, जिनको हम अलग से जानकारी लेंगे। पर उदाहरण के लिए जैसे कि लैंप ब्रश गुणसूत्र, लैंप ब्रश गुणसूत्र
1 mm यानी लगभग इससे 1000 गुना बड़ा आकार का भी हो सकता है। लेकिन ये जो गुणसूत्र होंगे बड़े आकार के, ये सामान्य स्थिति नहीं है। किसी भी कोशिका के लिए सामान्य स्थिति में ऐसे गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ये बड़े आकार के गुणसूत्र कुछ विशेष स्थितियों में ही बनते हैं, बाद में अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो एक सामान्य गुणसूत्र का आकार हम इस तरह से सोच सकते हैं कि 1 से 10 मिलीमीटर का होता है। अब इसकी संरचना की बात करें, अगर गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो गुणसूत्र में इस तरह से थ्रेड लाइक धागे के समान संरचना होती है, जो कुछ स्थानों पर इस तरह से दबी भी हो सकती है। दबे हुए भाग को हम संकीर्णन बोलते हैं, इंग्लिश में कंस्ट्रिक्शन या हिंदी में संकीर्णन बोलते हैं। इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। इसका जो आवरण होता है वो कहलाता है पेलिकल। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए। तो पेलिकल में किसी भी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, और गुणसूत्र का ऐसा भाग जिसमें किसी भी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है उसको हम कहते हैं एक्रोमेटिन। तो पेलिकल जो है वो एक्रोमेटिन होता है। इसमें ये जो भरा हुआ पदार्थ होगा अंदर, ये कहलाएगा स्ट्रोमा। इसका जो स्ट्रोमा भाग है उसमें भी किसी भी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, इसलिए ये भी कहलाता है एक्रोमेटिन। इसके अंदर की बात करें तो इसमें थ्रेड लाइक धागे के समान बहुत ज्यादा कुंडलित संरचना में एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ये एक्चुअल में कहलाता है क्रोमोनिमेटा। ये इसका मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। क्रोमोनिमेटा मुख्य रूप से डीएनए से बना है, इसलिए इसका आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन इस क्रोमोनिमेटा में भी हम देखें तो कुछ स्थान ऐसे हैं जो गहरे रंग में हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई एक माला होती है, बीडेड माला है, उस तरह से हमको ऐसे डॉट डॉट दिखाई देते हैं। ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में यहां तो ये इनका नाम हम देंगे क्रोमोमियर्स, लेकिन क्रोमोमियर्स एक्चुअल में अगर हम देखें तो इनको सामान्य भाषा में हम बोलते हैं जीन। तो गुणसूत्र में इस तरह से रेखीय क्रम में, ध्यान से सुना उस वर्ड को, रेखीय क्रम में क्रोमोमियर्स या जीन्स पाए जाते हैं। और क्रोमोमियर या जीन जो होता है वो यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन पिछले वीडियो में हमने बात की थी। यूक्रोमेटिन आनुवंशिक पदार्थ का वह भाग है जो जेनेटिकली एक्टिव होता है, जो आनुवंशिक रूप से सक्रिय होता है, जहां जीन पाए जाते हैं, जहां से एमआरएनए बन सकता है, वो यूक्रोमेटिन कहलाता है। यू यानी वास्तविक, क्रोमेटिन। तो जो क्रोमोमियर्स है ये सीक्वेंस में, ये वास्तव में जीन वाले भाग हैं, इसलिए ये भाग कहलाते हैं यूक्रोमेटिन। इसका जो एंड सिरा होता है वो कहलाता है टीलोमियर। ये टीलोमियर गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकता है। यहां पर ये जेनेटिकली ये पार्ट इनएक्टिव होता है, आनुवंशिक रूप से ये निष्क्रिय भाग होता है। निष्क्रिय भाग होता है, दैट मींस ये अगर हम शाब्दिक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये हेटेरोक्रोमेटिन होता है। जो आनुवंशिक रूप से सक्रिय भाग नहीं है वो हेटेरोक्रोमेटिन कहलाएगा, जो सक्रिय भाग है वो यूक्रोमेटिन कहलाएगा। अब हम इस गुणसूत्र में ध्यान से देखें तो हमको कुछ जगह पर ये गुणसूत्र दबा हुआ दिखाई देता है। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक गुणसूत्र में, जैसे हमने यहाँ पर 3 जगह संकीर्णन या दबा हुआ हिस्सा बता रखा है, तो जरूरी नहीं है कि हर गुणसूत्र में ये 3 जगह से दबा हुआ हो। लेकिन सामान्यतः एक जगह ऐसी होती है जो जहां से हर गुणसूत्र दबा हुआ होता है, हर गुणसूत्र में वो संकीर्णन पाया जाता है। उस संकीर्णन को कहा जाता है प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको। हम इसको एक विशेष नाम से भी जानते हैं, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर हर गुणसूत्र की पहचान है। अगर किसी गुणसूत्र में सेंट्रोमियर नहीं है तो निश्चित रूप से मानिएगा
कि वो गुणसूत्र कोशिका विभाजन में भाग नहीं ले सकता। इसलिए सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्ण हर गुणसूत्र की पहचान होती है। क्या इस भाग में जीन होते हैं? क्या यह भाग जेनेटिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? तो हम इसके लिए कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन दैट मींस निश्चित हो गया कि यह भाग भी जेनेटिकली इनएक्टिव है, आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय है, यहाँ पर जीन नहीं पाया जाता। ये सेंट्रोमियर प्रत्येक गुणसूत्र में पाया जाता है। अगर अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन मेटाफेज में किया जाता है। मेटाफेज में गुणसूत्र इस तरह का दिखाई नहीं देता है। मेटाफेज में गुणसूत्र का डायग्राम इस तरह का होता है और इस डायग्राम में बड़ा फर्क दिख रहा है। ये एक गुणसूत्र को शो कर रहा है जिसमें एक ही धागे जैसी रचना है। एक धागे जैसी रचना, इस धागे जैसी रचना को हम बोलते हैं क्रोमेटिड। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे एक गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड है। लेकिन जब भी हम गुणसूत्रों को देखते हैं, क्योंकि हम सामान्यतः मेटाफेज में देखते हैं, तो हमको गुणसूत्र ऐसा दिखाई नहीं देता। ये तो केवल एक समझने के लिए बनाया गया है। गुणसूत्र हमको दिखाई देता है इस तरह का। ये भी एक ही गुणसूत्र है, लेकिन इसमें वो धागे जैसी रचनाएं दो हो गई और ये दोनों रचनाएं कहलाती है क्रोमेटिड। ये दोनों रचनाएं कहलाती है क्रोमेटिड। आप ध्यान से देखें तो ये क्रोमेटिड एक जगह से जुड़े हुए हैं। यही वो भाग है जहां से वो जुड़े रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर कौन सा स्थान हुआ गुणसूत्र में? सेंट्रोमियर वह स्थान है जहां से क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं क्योंकि ये एक ही गुणसूत्र के भाग हैं और बिल्कुल सेम है। जीन और एलील में पूरी तरह से सेम होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड जिस जगह से जुड़े रहते हैं वो जगह कहलाती है सेंट्रोमियर। अगर किसी गुणसूत्र में सेंट्रोमियर नहीं होगा तो निश्चित रूप से सिस्टर क्रोमेटिड के जुड़ने के लिए जगह नहीं होगी तो वो गुणसूत्र कोशिका विभाजन में भाग नहीं ले सकता। अब हम गुणसूत्र में देखें तो कुछ गुणसूत्रों में आपको इस सेंट्रोमियर के अलावा भी कुछ स्थानों पर गुणसूत्र दबा हुआ दिखाई देगा। उन सभी स्थानों को हम द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे ये भी द्वितीयक संकीर्णन है और ये भी द्वितीयक संकीर्णन है। द्वितीयक संकीर्णन एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा द्वितीयक संकीर्णन जहां पर केंद्रिका जुड़ी होती है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जब हम केंद्रिका पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि एक कोशिका के केंद्रक में केंद्रिका कितनी होती है। तो हमने कहा था जितने गुणसूत्रों के सेट होते हैं, अगर एक सेट है n कोशिका है तो एक केंद्रिका, दो सेट है 2n कोशिका है तो दो केंद्रिका। तो जैसे मान लीजिए कोई कोशिका में एक सेट है गुणसूत्रों का, 7 गुणसूत्र है, मटर की कोशिका है, n कोशिका है, 7 गुणसूत्र है, तो निश्चित रूप से उसमें एक केंद्रिका होगी। अब वो केंद्रिका कहां मिलेगी उस केंद्रक में? तो हमने बताया था कि केंद्रिका हमेशा किसी न किसी कोई एक गुणसूत्र ऐसा होगा जिससे केंद्रिका जुड़ी हुई होगी। तो ऐसा गुणसूत्र, ये जैसे हमने डायग्राम बना रखा है कि ये जगह है जहां पर केंद्रिका जुड़ी हुई है, तो एक n कोशिका में ऐसा गुणसूत्र एक ही होगा जिसमें ऐसा द्वितीयक संकीर्णन पाया जाएगा और जिसके यहाँ पर केंद्रिका जुड़ी हुई होगी। अगर यहाँ पर केंद्रिका जुड़ी हुई है तो इस द्वितीयक संकीर्णन को द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट बोलते हैं। द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट के अलावा इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या हिंदी में बोले तो केंद्रिकीय संगठक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस जुड़ा हुआ होता है। अब यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन या जेनेटिकली एक्टिव इनएक्टिव की बात करें तो यह भाग कैसा है? जब हम केंद्रिका पढ़ते हैं तब हम ये बात करते हैं कि कुछ आरआरएनए जैसे कि 28S का, जैसे कि 18S का और 5.8S का, ये 3 आरआरएनए ऐसे हैं जिनका निर्माण गुणसूत्र के उस भाग से होता है जो केंद्रिका के अंदर से गुजर रहा है। इस भाग से
इस भाग से कुछ आरआरएनए का निर्माण होता है। और निश्चित मानिए कि डीएनए के जिस भाग से आरआरएनए या किसी भी प्रकार के आरएनए का निर्माण हो रहा है तो वो तो जेनेटिकली एक्टिव हुआ। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट आनुवंशिक रूप से सक्रिय भाग हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। ये भाग यूक्रोमेटिन हुआ क्योंकि यहाँ पर जीन्स पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के अलावा भी अगर गुणसूत्र कहीं और से भी दबा हो, प्राइमरी सेंट्रोमियर और इसके फर्स्ट के अलावा अगर गुणसूत्र कहीं और से भी दबा हुआ होता है तो उस संकीर्णन को हम बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन सेकंड। ये किस स्थान की निशानी है? द्वितीयक संकीर्णन सेकंड कौन सा स्थान है? तो जब हम मियोसिस पढ़ते हैं, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, तो हम अर्धसूत्री विभाजन में एक घटना पढ़ते हैं जीन विनिमय, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये वो स्थान है, द्वितीयक संकीर्णन सेकंड वह स्थान है जहां कुछ समय पहले क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जीन विनिमय हुआ था। तो जीन विनिमय के स्थल है द्वितीयक संकीर्णन सेकंड। जरूरी नहीं है हर गुणसूत्र में पाया जाएगा, एक ही पाया जाए, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये द्वितीयक संकीर्णन सेकंड जो कि क्रॉसिंग ओवर के स्थान है, जीन विनिमय के स्थान है, यह भाग भी यहाँ पर यूक्रोमेटिन होता है। तो गुणसूत्र में ये इस प्रकार से हमने संकीर्णन का अध्ययन किया, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करें कि कुछ गुणसूत्र जिनमें ये द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट पाया जा रहा है जहां केंद्रिका जुड़ी हुई है, इसका जो पीछे वाला भाग है, ये भाग जो केंद्रिका के बाद में बचा हुआ है, ये भाग हमेशा कहलाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट वह पार्ट हुआ जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के बाद का है। ये भाग, इसमें डीएनए तो होता है लेकिन एक्टिव नहीं होता, जेनेटिकली एक्टिव नहीं होता, तो ये भाग कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन। ऐसे गुणसूत्र जिनमें सैटेलाइट पार्ट पाया जाएगा, क्योंकि ये सब में तो हो नहीं सकता, हमने कहा कि एक एन कोशिका में ऐसा एक ही गुणसूत्र होगा, तो ऐसा गुणसूत्र जिसमें सैटेलाइट वाला पार्ट पाया जाता है उसे हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम या सेट गुणसूत्र। तो ये कुछ बातें हुई हमारी गुणसूत्र की संरचना के बारे में। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर जो बताया हमने, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जो सेंट्रोमियर होता है वो एक गुणसूत्र में कहां पाया जाता है, कौन से स्थान पर होता है। इस आधार पर हम गुणसूत्रों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। गुणसूत्रों के वर्गीकरण की बात करें तो डायग्राम में समझिएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का गुणसूत्र है, ये सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर ये बीचों बीच है। अगर गुणसूत्र ऐसा है जिसमें सेंट्रोमियर बीचों बीच है तो ऐसा गुणसूत्र कहलाता है मेटासेंट्रिक। अगर गुणसूत्र इस तरह का है जिसमें सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा सा साइड में है, बिल्कुल सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा साइड में है, तो ऐसे गुणसूत्र को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर गुणसूत्र ऐसा है जिसमें एक भुजा काफी छोटी हो जाएगी और एक भुजा काफी बड़ी होगी, यानी कि लगभग एक छोर के पास चला जाए सेंट्रोमियर, तो इसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और अगर गुणसूत्र ऐसा हो कि बिल्कुल किनारे पर ही सेंट्रोमियर आ जाए तो फिर हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलो वर्ड यूज होता है लास्ट के लिए, मेटा वर्ड यूज होता है बीच के लिए। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा साइड में बीच से, एक्रोसेंट्रिक किनारे के पास लेकिन किनारे पर नहीं, और टीलोसेंट्रिक किनारे पर। अगर कोई ऐसा गुणसूत्र हो जिसमें सेंट्रोमियर हो ही नहीं, ये तो हमने पहले कहा था कि अगर सेंट्रोमियर नहीं है तो वो कोशिका विभाजन में भाग नहीं ले सकता, लेकिन गुणसूत्र तो रह सकता है। तो ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर नहीं हो उसे कहते हैं एसेंट्रिक। कई बार ऐसा भी होता है कि एक गुणसूत्र टूटता है और दूसरे गुणसूत्र पर जुड़ जाता है। ऐसा होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए
ऐसा एक गुणसूत्र है, एक ये ऐसा गुणसूत्र है, ये यहाँ से टूट गया, टूट करके ये हिस्सा इसके यहाँ पर जुड़ गया, तो इस सेंट्रोमियर में तो हो जाएंगे, इस गुणसूत्र में तो हो जाएंगे 2 सेंट्रोमियर और इसमें एक भी नहीं रहेगा, तब ये तो कहलाएगा एसेंट्रिक। और वो जिसमें 2 हो गए इस तरह से, अब वो कहलाएगा डाइसेंट्रिक। तो जिसमें 2 सेंट्रोमियर होते हैं उसे हम कह सकते हैं डाइसेंट्रिक। लेकिन जनरली ऐसा नहीं मिल करके हमको इस तरह के गुणसूत्र मिलते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये गुणसूत्र में सेंट्रोमियर कहां पर होता है, इसका अध्ययन कब करते हैं? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं मेटाफेज में, समसूत्री विभाजन की मेटाफेज में। तो सेंट्रोमियर की स्थिति का अध्ययन किया जाता है एनाफेज में। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र में सेंट्रोमियर कहां पर है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। एक एनाफेज का डायग्राम देखिएगा, एक एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र इस तरह की कंडीशन में आपको दिखाई देता है, वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हुए दिखाई देता है। ये हम कोशिका विभाजन में और बात करेंगे इस बारे में। ऐसे विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हुए गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं और अगर वो गुणसूत्र वी आकार का दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुने, इस पर प्रश्न बनता है, वी आकार का गुणसूत्र दिखाई देता है, दैट मींस उसमें सेंट्रोमियर बीच में है। वी आकार का तभी बनेगा जब सेंट्रोमियर उसमें बीचों बीच होगा, और बीचों बीच होगा तो उस गुणसूत्र को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। तो यदि हमें एनाफेज में कोई गुणसूत्र वी आकार का दिखाई देता है तो वो गुणसूत्र हो गया मेटासेंट्रिक। अगर कोई गुणसूत्र एल आकार का दिखाई देता है जिसमें एक भुजा थोड़ी सी छोटी होती है, एक भुजा थोड़ी सी बड़ी होती है, ऐसा दिखाई देता है तो सब मेटासेंट्रिक हो गया। अगर हमें जे जैसे आकार का दिखाई देता है जिसमें एक भुजा काफी छोटी हो गई और एक भुजा काफी बड़ी हो गई तो वो हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। और अगर हमें आई के समान, सीधी लाइन के समान दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से उसमें सेंट्रोमियर किनारे पर आ गया, किनारे पर आ गया तो वो हो गया टीलोसेंट्रिक। तो वी, एल, जे या आई ये शेप हमें दिखाई देगी एनाफेज में। इस फेज में हम ये डिसीजन करते हैं कि गुणसूत्र किस प्रकार का, उसमें सेंट्रोमियर कहां पर है। तो सेंट्रोमियर की स्थिति का अध्ययन किया जाता है एनाफेज में। अब गुणसूत्र से संबंधित कुछ बातें, कुछ वर्ड हम और चर्चा करते हैं गुणसूत्र से संबंधित। जैसे अभी हमने एक वर्ड चर्चा किया था प्लोइडी, गुणिता। गुणिता का मतलब मैंने बताया था कि गुणसूत्रों के सेट कितने पाए जाते हैं। एक सेट होता है तो हैप्लॉइड, अगुणित, 2 सेट होते हैं तो डिप्लॉइड, द्विगुणित, इस तरह से गुणिता वर्ड होता है। एक वर्ड होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप किसे कहते हैं? इसी के मिलता जुलता एक वर्ड और होता है आइडियोग्राम या इडियोग्राम जिसको बोलते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? जैसे एक कोशिका, मनुष्य की कोशिका है, माना कि मनुष्य की कोशिका है और उसमें निश्चित रूप से हम जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि कितने पेयर में होते हैं, 2-2 पेयर में होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 23 जोड़े या 23 जोड़े होते हैं। तो टोटल गुणसूत्र कितने हैं? 46। तो किसी भी कोशिका के कुल गुणसूत्रों का समुच्चय, सारे गुणसूत्रों का समुच्चय, जितने भी गुणसूत्र उसके अंदर है उसका समुच्चय, वो तो कहलाता है कैरियोटाइप। और किसी भी गुणसूत्र में हम बात करें कि जैसे 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े। अब ये 23 जोड़े सारे एक जैसे साइज के तो हो नहीं सकते, इनमें से कुछ बड़े और कुछ छोटे होते हैं। एक उदाहरण के लिए हम जैसे कि कई बार हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, साहब डाउन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं तो हमारे उसमें लाइन लिखी हुई आती है कि 21वां गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। तो प्रश्न तो दिमाग में उठना चाहिए कि 21वां गुणसूत्र कौन सा होता है, या कौन से गुणसूत्र को 21वां नंबर दिया गया है, कौन से को पहला नंबर दिया जाता है, कौन से को आखिरी नंबर दिया जाता है। ये गुणसूत्रों की जो नंबरिंग होती है ये किस आधार पर की जाती है? गुणसूत्रों की नंबरिंग की जाती है उनके आकार के घटते हुए क्रम के आधार पर। आकार के घटते हुए क्रम का मतलब यह है कि पहला गुणसूत्र वो होगा
पहला नंबर उसको दिया जाएगा जो सबसे बड़े आकार होगा, अंतिम नंबर उसको दिया जाएगा जो सबसे छोटे आकार होगा। तो इस तरह से किसी भी कोशिका के गुणसूत्रों को उनको आकार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, जमाना, वो कहलाता है आइडियोग्राम। कुल गुणसूत्रों का समुच्चय कैरियोटाइप, आकार के घटते हुए क्रम में गुणसूत्रों को व्यवस्थित करना आइडियोग्राम, और तीसरा वर्ड जो है, एक वर्ड और देखेंगे, जीनोम। ये वर्ड कई बार आता है और कई बार कंफ्यूज भी करता है। जीनोम वर्ड से मीनिंग क्या है? जीनोम वर्ड का सिंपल सा अर्थ होता है एक कोशिका में जितने जीन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, कुल संख्या जीन्स की, वो कहलाती है जीनोम। यानी जीनोम वर्ड अगर हमने यूज किया तो एक कोशिका में जितने भी जीन हैं वो सारे आ गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न देखिएगा कि ये जैसे मनुष्य में हम बोलते हैं साहब 25 से 30 हजार जीन होते हैं, अगर हम ये शब्द बोलते हैं तो ये जीन कितने गुणसूत्रों पर है? 46 पर है या 23 पर है? तो आंसर है 23 पर, क्योंकि बाकी के 23 पर वही जीन वापस रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वो पेयर में है, और पेयर में होते, पेयर उसी को कहते हैं, जोड़े में गुणसूत्र उन्हीं को बोलते हैं जिनमें समान स्थान पर समान लक्षण के जीन होते हैं। इसका मतलब जैसे हमने कहा मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र, तो 23 गुणसूत्रों पर जो जीन है वही जीन वापस 23 गुणसूत्रों पर है। तो अगर हम किसी भी कोशिका में कुल जीन्स की संख्या को निकालना चाहें तो हमारे लिए गुणसूत्र का एक सेट पर्याप्त है। तो गुणसूत्रों का अगर एक सेट हम लेते हैं तो उस पर सारे जीन आ जाएंगे, यानी जीनोम आ जाएगा। जीनोम की परिभाषा देखिएगा, जीनोम को हम समझे तो हम एक पास अभी बोला हमने कि एक कोशिका में उपस्थित संपूर्ण जीन्स। तो दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स, अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स, क्योंकि अगुणित गुणसूत्रों पर जो जीन्स होते हैं टोटल, वही जीन्स तो ये है। बाकी के अगर कोशिका द्विगुणित या त्रिगुणित है तो बाकी के जो गुणसूत्र हैं उन पर तो वही जीन वापस आ रहे हैं। तो दो भाषा बोल दी हमने, या तो बोलिए कुल जीन्स, एक कोशिका में उपस्थित समस्त जीन्स, या फिर बोलिए अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स, या फिर तीसरी भाषा में बोले तो अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय, अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मनुष्य के कोशिका में 46 गुणसूत्र है, उनमें से 23 को बाहर निकालो, 23 का अलग सेट बनाओ, और 23 का अलग सेट बनाएंगे तो वो क्या हो गया? अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय हो गया। अब उसमें सारे जीन आ गए या नहीं आ गए? आ गए। तो फिर वो जीनोम आ गए या नहीं आ गए? आ गए। तो जीनोम तीन तरह से बोला जा सकता है, कुल जीन्स की संख्या कोशिका में, या अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स वो भी सेम है, या फिर अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय, क्योंकि उस पर भी वो सारे जीन आ चुके हैं। तो ये दो वर्ड कैरियोटाइप और जीनोम, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कैरियोटाइप, दैट मींस सारे गुणसूत्रों का समुच्चय। अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं जीनोम, तो केवल अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय। जैसे अगर हम 46 गुणसूत्रों का समुच्चय बना रहे हैं मनुष्य का, तो वो हो गया कैरियोटाइप। अगर हमने 23 गुणसूत्रों का समुच्चय बनाया तो वो हो गया जीनोम। एक यहां पर एडिशनल जानकारी सुनिएगा कि एक कोशिका में जो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, केंद्रक में जो डीएनए होता है, केंद्रक में जो जीन होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जीनोम। लेकिन हम जानते हैं, हमने पहले वीडियो में देखा था कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, हरितलवक में भी डीएनए होता है, और यहां तक कि तारककाय में भी डीएनए होता है। तो उन पर भी जीन होते हैं। क्या उनके जीन इस वर्ड में इंक्लूड है? नहीं है। उनके जीन के लिए हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं, प्लाज्मोन, क्योंकि वो
प्रोटोप्लाज्मा में जीव द्रव्य में उपस्थित है तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम प्लाज्मोन। तो प्लाज्मोन और जीनोम में फर्क है। जीनोम केंद्रक में उपस्थित टोटल जीन्स, प्लाज्मोन केंद्रक के बाहर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लावक या तारक में, उनमें उपस्थित जीन्स की संख्या को या जीन्स को कहते हैं। प्लाज्मोन में देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं तब उनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोजीन्स, जैसे कि हरित लवक में हो सकते हैं प्लास्टोजीन्स, जैसे कि तारकाई में हो सकते हैं काइनेटोजीन। तारकाई के लिए काइनेटोजीन क्यों वर्ड यूज हुआ? क्योंकि तारकाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेंट्रोसोम, उसको काइनेटोकोर भी कहा जाता है, तो उसके जीन कहलाते हैं काइनेटोजीन। कॉन्ड्रियोजीन माइटोकॉन्ड्रिया के हो गए, प्लास्टोजीन हरित लवक के हो जाते हैं। तो ये कुछ वर्ड हुए जो गुणसूत्र से रिलेटेड थे। अब हम बात करें कि एक गुणसूत्र जो होता है उसका रासायनिक संगठन क्या होता है, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। एक गुणसूत्र मुख्य रूप से दो चीजों का डीएनए जो कि लगभग उसमें होता है 40% और हिस्टोन प्रोटीन जो कि उसमें होता है लगभग 50%। शेष 10% में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। अल्प मात्रा में लिपिड वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अगर रासायनिक संगठन की बात करें तो मेजर पार्ट तो ये दो है। गुणसूत्र बनाने के लिए तो हमको इन दो की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, गुणसूत्र आपस में चिपकते हैं, तब नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी काम में आता है। गुणसूत्र में जो डीएनए है वो लगातार आरएनए बनाता रहता है, तो गुणसूत्र का अध्ययन करते समय उसमें से आरएनए भी प्राप्त होता है। तो हम इन चार चीजों को गुणसूत्र के रासायनिक संगठन में मान सकते हैं। ये गुणसूत्र के रासायनिक संगठन की बात हुई, इनमें से हर चीज को हम अलग अलग डिटेल में बात करेंगे। अगले वीडियोस में हम यही बातें करेंगे, कुछ बातें। अभी हम बात करते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो गुणसूत्र बनाने के लिए मेजर कंपोनेंट है। ये गुणसूत्र एक डीएनए जो कोशिका में होता है या गुणसूत्र में होता है वो काफी लंबे आकार का होता है। अगर उस लंबाई में उसको फैला दिया जाए तो एक कोशिका में या केंद्रक में नहीं आ सकता। कोशिका सूक्ष्म आकार की, केंद्रक उससे भी छोटा है। डीएनए उसके अंदर समाहित होने के लिए निश्चित रूप से कोइल्ड होता है, मुड़ा रहता है और पैकेजिंग होती है। डीएनए हम बोलते हैं तो डीएनए की पैकेजिंग होती है। डीएनए की पैकेजिंग दो तरह से होती है। एक तो डीएनए खुद कोइल्ड रहता है, स्प्रिंग के समान संरचना खुद बनाता है। फिर वो स्प्रिंग के समान जो संरचना होती है वो हिस्टोन प्रोटीन से उसके ऊपर लिपटती है। उसके ऊपर लिपटती तो कोइलिंग हो गई, फिर उसकी एक कोइल और बनती है। इस तरह से काफी कंप्रेस्ड, काफी छोटा आकार गुणसूत्र का हो जाता है, जिसमें बहुत बड़ा डीएनए मिल सकता है। तो ये जो डीएनए है ये पैकेजिंग, गुणसूत्र बनाने के लिए इसको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, इसको छोटा होना पड़ेगा, और छोटे होने के लिए इसका जुड़ना होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। हम बात करें कि हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय या क्षारीय। जैसे कि प्रोटीन में हम बात करेंगे कभी वीडियो में, तो प्रोटीन में कुछ प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का। तो अमीनो अम्ल मुख्य रूप से 20 प्रकार के जो होते हैं उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। जैसे लाइसिन अमीनो अम्ल है, आर्जिन अमीनो अम्ल है। अगर ऐसे ज्यादा है उसके अंदर तो वो प्रोटीन कहलाता है क्षारीय। अगर एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ऐसे अमीनो अम्ल ज्यादा है तो वो कहलाता है प्रोटीन अम्लीय। हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार का है? हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन है। और कैसे याद रहेगा हमको कि क्षारीय प्रोटीन है? क्योंकि इससे कौन जुड़ता है? इससे डीएनए जुड़ता है। डीएनए कैसा पदार्थ है? डीएनए का नाम बोलते हैं हम, पूरा नाम बोले तो क्या नाम होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। लास्ट में क्या वर्ड आया? एसिड। डेफिनेटली डीएनए की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। और एक अम्लीय प्रकृति का पदार्थ बड़ी आसानी से किससे जुड़ सकता है? क्षारीय से। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन की जो प्रकृति मानते हैं होती है वो होती है क्षारीय। ये कम अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं, छोटे अणु होते हैं इनके, ये होता है।
ये 5 प्रकार के होते हैं बेसिकली, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इनकी पैकेजिंग किस प्रकार से होती है वो हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे कि ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार से डीएनए से जुड़ करके संरचना बनाते हैं। अब हम बात करें दूसरे प्रोटीन की, जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ पैकेजिंग में काम में नहीं आ रहा, वो गुणसूत्रों को आपस में जोड़ने के काम आता है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से अम्लीय प्रोटीन होते हैं जो कि उच्च अनुभार वाले होते हैं। और जिस प्रकार हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के थे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी 5 प्रकार के होते हैं, A, H2, B, C एंड D। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो बच गए 2 पदार्थ, डीएनए और आरएनए, क्योंकि वो मेजर मॉलिक्यूल्स है, उनको हम अलग से पूरी डिटेल में अध्ययन करते हैं। अभी हमने केवल हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात की है। जब हम डीएनए की बात करेंगे तब हम हिस्टोन के साथ डीएनए की पैकेजिंग समझेंगे, क्योंकि डीएनए की पैकेजिंग समझने के लिए हमको पहले हिस्टोन प्रोटीन की संरचना समझनी आवश्यक होती है। गुणसूत्र में अब हम आगे बात करें तो हमने कहा कि जैसे हमने पहले कहा कि गुणसूत्र का आकार क्या होता है। हमने कहा आकार सामान्यतः 1 to 10 म्यूएम होता है, या 1 to 20 30 म्यूएम तक, मैक्सिमम 30 म्यूएम तक इनकी साइज होती है। लेकिन वहीं पे हमने ये भी बोला था कि कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं। वो विशेष गुणसूत्र जेंट क्रोमोसोम कहलाते हैं, महाकाय गुणसूत्र कहलाते हैं। और अब उन महाकाय गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से एक होता है लैम्प ब्रश गुणसूत्र। लैम्प ब्रश जैसा कि शब्द है, लैम्प जो होता है उसका जो कांच का हिस्सा होता है लैम्प को, उसको साफ करने के लिए, जैसे हम केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब साफ करने के लिए ब्रश काम में लेते हैं, वैसे लैम्प को साफ करने के लिए ब्रश आता है। उस ब्रश की शेप का ये गुणसूत्र होता है, इसलिए इसको लैम्प ब्रश गुणसूत्र कहा जाता है। लैम्प ब्रश गुणसूत्र की खोज रुकर्ट द्वारा की गई थी और इसका विस्तृत अध्ययन जो किया गया था वो फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। लैम्प ब्रश गुणसूत्र की बात करें तो लैम्प ब्रश गुणसूत्र मुख्य डायग्राम में एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि लैम्प ब्रश गुणसूत्र किस तरह का होता है। इस तरह से ये ऐसे गुणसूत्र हमको विभाजन के समय दिखाई देते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के समय। इन गुणसूत्रों पर इस तरह से पफ्स बन जाते हैं, इस तरह से लूप बन जाते हैं। और ये लूप बनने के कारण ये गुणसूत्र हमको ब्रश के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको लैम्प ब्रश गुणसूत्र कहा जाता है। अगर हम इसके छोटे से हिस्से को जूम करें तो ये इस तरह का होता है। ये इस तरह का होता है। ये 2 धागे हैं, क्योंकि मेयोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन में 2 क्रोमेटिड प्लस 2 क्रोमेटिड, टोटल 4 क्रोमेटिड एक साथ होते हैं। तो 2 इसके और 2 इसके, टोटल 4 क्रोमेटिड है। ये 2 क्रोमेटिड है एक हिस्से के। यहाँ पर जीन थे, मेन जीन जो जिसको मास्टर जीन कहते हैं वो इस जगह पे था। इस जगह से साइड में एक लूप बना है। ये साइड में जो लूप बना है उसका उसी जीन की कॉपी होती है, सैकड़ों कॉपीज होती है उसी जीन की। ये सारे जीन कहलाते हैं स्लेव जीन्स। स्लेव कहते हैं दास या गुलाम। तो ये यहां पर तो है मास्टर जीन और उसके साइड में है स्लेव जीन। ये ऐसा एक्चुअल में हमने जब पहले जेंट क्रोमोसोम के बड़े साइज के गुणसूत्रों की बात की तो हमने कहा था कि ऐसे गुणसूत्र कोशिका में सामान्यतः नहीं पाए जाते। ऐसे गुणसूत्र कोशिका में विशेष कार्य के लिए बनते हैं और जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तो वापस सामान्य आकृति में आ जाता है। तो लैम्प ब्रश गुणसूत्र जो बनेंगे वो भी विशेष स्थिति में ही बनेंगे। अभी हम देखेंगे कि कहाँ मिलते हैं और क्या कार्य करते हैं, लेकिन विशेष स्थिति में ही बनेंगे। और विशेष कार्य, किसी भी कार्य को ज्यादा बड़े लेवल पे करना होता है तब इस तरह के गुणसूत्र बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही जीन की सैकड़ों कॉपीज तैयार हो गई। अब ये सैकड़ों कॉपीज एक साथ एमआरएनए तैयार कर रही है।
और एमआरएनए बड़ी मात्रा में एक साथ तैयार हो रहा है, उन एमआरएनए से बड़ी मात्रा में प्रोटीन तैयार किया जा सकेगा। एक तो एक जीन एमआरएनए बनाता, उससे प्रोटीन तैयार होता, एक सैकड़ों जीन उसी एमआरएनए को बना रहे हैं, उनसे प्रोटीन तैयार होगा, तो निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होगा। अब हम देखें कि ये गुणसूत्र पाए कहां जाते हैं। ये गुणसूत्र आपको मिलेंगे जो जिन जीवों के अंडे मेगालेसिथल या फिर मीजोलेसिथल होते हैं, हम हिंदी में बोले हैं तो जिन जीवों के अंडे अतिपीतकी या मध्यपीतकी होते हैं, अतिपीतकी व मध्यपीतकी अंडे जैसे कि फिशीज में, जैसे कि एबीज में, जैसे कि रेप्टिलिया में, जैसे कि एम्फीबिया में, इनके जो अंडे होते हैं उनमें पीतक की मात्रा ज्यादा होती है और ये पीतक की मात्रा ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए ही इनके अंडों में लैम्पब्रस गुणसूत्र बनते हैं। तो हम जो जिनका इनका अध्ययन किया गया था रोकेट व फ्लेमिंग द्वारा था, वो मेंढक में किया गया था। मेंढक क्योंकि मेंढक का अंडा मध्यपीतकी होता है तो उसमें आपको लैम्पब्रस गुणसूत्र देखने को मिलता है। किस समय मिलेगा? जब पीतक का निर्माण होगा उस समय मिलेगा। पीतक का निर्माण कब होता है? जब अंड जनन होता है। अंड जनन में वृद्धि प्रावस्था आती है। अंड जनन में 3 प्रावस्थाएं आती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो जब वृद्धि प्रावस्था आती है अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था में इन गुणसूत्रों को देख सकते हैं। और ये वृद्धि प्रावस्था में वो अंडा उस समय कहलाता है प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte उस समय कहलाता है जब वृद्धि प्रावस्था चल रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें लैम्पब्रस गुणसूत्रों का अध्ययन करना है तो हमें अतिपीतकी या मध्यपीतकी अंडों की अंड जनन के समय की वृद्धि प्रावस्था को देखना होगा। और वृद्धि प्रावस्था में वो अंडा किस स्थिति में रहता है? वो रहता है प्राथमिक अंडक की स्थिति में। इसलिए प्राथमिक अंडक में ही इसका अध्ययन आसानी से किया जाता है। बाद में वो गुणसूत्र सामान्य आकार का हो जाता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता। अब बात करें कि लैम्पब्रस गुणसूत्र में जहां हमने कहा कि एक ही जीन की सैकड़ों कॉपी तैयार हो जाती है और वो बड़ी मात्रा में एमआरएनए बनाती है, तो लैम्पब्रस गुणसूत्र का कार्य क्या है? जैसे कि हमने कहा कि जीन कब ज्यादा संख्या में बढ़ेंगे? जब उनको बड़े मात्रा में कोई कार्य करना होगा। तो यहाँ पर कौन सा कार्य है जो बड़ी मात्रा में करना है? देन आंसर है यौग व अन्य प्रकार के प्रोटीन। यौग व अन्य प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करने के लिए इन अंडों में लैम्पब्रस गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो ये जानकारी हुई हमारी लैम्पब्रस गुणसूत्र के बारे में। अब एक प्रकार का और जेंट क्रोमोसोम है, महाकाय गुणसूत्र एक प्रकार का और है जिसका अध्ययन करना चाहिए हमें, और वो होता है पॉलीटीन गुणसूत्र। लैम्पब्रस गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र ये दोनों बड़े आकार के हैं, इसलिए इनको जेंट या महाकाय गुणसूत्र कहा जाता है। पॉलीटीन को हिंदी में बहुपट्टीय गुणसूत्र कहा जाता है। ये बहुपट्टीय गुणसूत्र, इनका नाम का क्या अर्थ है वो अभी हम डायग्राम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। इनकी जो खोज की गई थी वो की गई थी बाल्बियन द्वारा। इनका जो विस्तृत अध्ययन किया गया था कोस्टॉक द्वारा। पर इनके बाल्बियन का नाम बड़ा फेमस है कि पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? बाल्बियन। कहाँ की जाती है इनकी खोज? कहाँ हम इनको देख सकते हैं? बाल्बियन ने कहाँ देखा था? तो देखा था कीटों की लार ग्रंथि की कोशिकाओं में। तो कीटों की लार ग्रंथि की सेल्स में हम पॉलीटीन गुणसूत्रों को देख सकते हैं। अब क्या होता है पॉलीटीन गुणसूत्र, क्यों ये बड़े आकार के हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए एक गुणसूत्र है और ये इसमें जीन्स है, ये जीन्स है, तो दो तरह से इन जीन्स की संख्या बढ़ेगी। हमने कहा महागुणसूत्र या महाकाय गुणसूत्र तभी बनता है जब उनका आकार बड़ा होता है, जीन्स की संख्या बढ़ती है, और जीन्स की संख्या किसी कार्य विशेष के लिए बढ़ती है। जैसे ये गुणसूत्र, ये इसके जीन्स है, तो पहली बात तो ऐसे गुणसूत्र बहुत सारे बन जाएंगे, ऐसे गुणसूत्र बन गए बहुत सारे, इन पर भी वही जीन्स होंगे सेम।
अब देखिए ये जीन्स की संख्या काफी बढ़ चुकी है इस तरह से। अभी जो जीन्स की संख्या बढ़ी है वो बढ़ी है गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने के कारण, यानी आप कह सकते हैं बहुगुणिता के कारण इनमें जीन्स की संख्या बढ़ी है। लेकिन फिर बाद में इनमें जहां जहां जीन्स होगा वहां वहां पर ऐसे पप्स बनेंगे, ऐसे पप्स बनेंगे। उन पप्स में भी वही जीन रिपीट होंगे, तो जीन्स की संख्या काफी बढ़ जाती है। एक ही जीन्स कई बार रिपीट हो गया, पहले तो गुणसूत्र बढ़ने से रिपीट हो गया, फिर पप्स बनने से रिपीट हो गया। इन पप्स को कहा जाता है बाल्बियानी पप्स। बाल्बियानी पप्स कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जो बाल्बियानी पप्स है ये मुख्य रूप से जीन वाले हिस्से होते हैं। अब देखिए जब इन गुणसूत्रों को हम देखते हैं तो हमको दो तरह के क्षेत्र दिखाई देते हैं, बैंड एंड इंटरबैंड। जैसे ये क्षेत्र है सारे, जहां जहां जीन है वो क्षेत्र कहलाते हैं बैंड, और जहां जहां जीन नहीं है जो इनके बीच बीच में है वो कहलाते हैं इंटरबैंड। अब अगर हम इस तरह से भी सोचें कि पॉलीटीन गुणसूत्रों में कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो यूक्रोमेटिन है, तो निश्चित रूप से बैंड, क्योंकि जीन यहीं पे पाए जा रहे हैं। कौन से क्षेत्र हेट्रोक्रोमेटिन है, निश्चित रूप से इंटरबैंड, क्योंकि यहाँ पर जीन नहीं है। तो ये पॉलीटीन गुणसूत्र या बहुपट्टी है। इनको बोलने के पीछे रीजन है कि इसमें बहुत सारी पट्टियां गुणसूत्रों की हमको दिखाई दे रही है। बैंड और इंटरबैंड बहुत सारी पट्टियों के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको बहुपट्टी गुणसूत्र बोला जाता है, जिनकी खोज बाल्बियानी द्वारा की गई थी कीटों की लार बनाते हुए। तो ये पॉलीटीन गुणसूत्रों की जानकारी हुई। पॉलीटीन गुणसूत्र का कार्य क्या है, बड़ी मात्रा में लार का श्रवण करना, क्योंकि लार में एंजाइम होते हैं तो उनका श्रवण करना इसका कार्य होगा। तो आज हमारे इस वीडियो में हमने एक बात देखी कि हमने गुणसूत्र की संरचना को पूरा अध्ययन किया। पहले एक सामान्य गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया, फिर हमने कुछ विशेष प्रकार के बड़े आकार के जेंट क्रोमोसोम 2 जो लेम्प्रेस और पॉलीटीन उनकी संरचना का अध्ययन किया। आज इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम गुणसूत्र की संरचना में जो स्टोन और नॉन स्टोन पढ़ चुके हैं, उसके अलावा जो रह गए डीएनए एंड आरएनए, उनकी संरचना का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।